बच्चों आज हम वितरण के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि वितरण का नियम क्या है। ठीक है, वितरण का नियम। वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वितरण का नियम क्या होता है, देखो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या वितरण का नियम। ठीक है, इस नियम के आधार पर हम वितरण के नियम की स्थापना भी करें, या इस वितरण को हम नॉस्ट का वितरण का नियम भी कहते हैं, नॉस्ट का वितरण का नियम भी कहते हैं, नॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जब कोई विलय दो परस्पर संपर्क में रखे हुए अमिश्रणीय द्रव में वितरित होता है। किसमें? अमिश्रणीय द्रव में वितरित होता है। परस्पर संपर्क में रखे अमिश्रणीय द्रव में वितरित होता है तो वितरण स्थिर ताप एवं साम्य पर दोनों विलायकों में उसकी सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है यदि विलय दोनों द्रवों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, अर्थात पदार्थ दोनों विलायकों में समान आणविक अवस्था में रहे। क्या कहता है ये नियम? कि जब कोई विलय दो परस्पर संपर्क में रखे हुए अमिश्रणीय द्रव में वितरित होता है तो स्थिर ताप एवं साम्य पर दोनों विलायकों में उसकी सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है यदि विलय दोनों द्रवों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे। कंडीशन याद रख लेना। तो अर्थात पदार्थ दोनों विलायकों में समान आणविक स्थिति में रहे। तो यदि ए विलय दो अमिश्रण विलायकों में ए तथा बी में स्वयं को वितरित करे तथा समान आणविक स्थिति में रहे तो विलय की सांद्रता अगर सी ए और सी बी हो दोनों विलायकों में, तो ये नियम कहता है कि सी ए अपॉन सी बी जो होता है वो स्थिरांक होता है, और हम इसको के या वितरण गुणांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो यदि दोनों विलायकों में किसी विलय की जो है सांद्रता सी ए और सी बी हों तो फिर हम लिखते हैं सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयोडीन को वाटर में और कार्बन डाइसल्फाइड में, किसमें? वाटर में। यहाँ देखो, हम आयोडीन हमारे पास विलय है आयोडीन, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जो है एक्वस लेयर और कार्बन डाइसल्फाइड लेयर, एक्वस लेयर, ये तो हमारे पास एक्वस लेयर है, ये कार्बन डाइसल्फाइड लेयर है, इसमें हम डिसॉल्व करते हैं तो आयोडीन दोनों में वितरित होती है। ठीक है, आयोडीन दोनों में वितरित होती है, एक्वस लेयर में भी वितरित होती है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी वितरित होती है। तो ये नियम कहता है कि यदि कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की सांद्रता CH2 हो, ठीक है ना, और इसमें इसकी सांद्रता CH2 हो वाटर में, तो दोनों का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। या C1 और C2 दोनों में सांद्रता हो तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 और C2। ठीक है, जहाँ पर C1 कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की सांद्रता और C2 जल में आयोडीन की सांद्रता हो, तो फिर हम इसको C1/C2 = K के रूप में हम व्यक्त करते हैं, जहाँ K को हम वितरण गुणांक या विभाजन गुणांक भी या डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी हम कहते हैं, या पार्टीशन कोएफिशिएंट भी हम इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो नियम था ये 1891 में W नॉस्ट ने दिया था, इसलिए इसको हम नॉस्ट के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो C1/C2 = K, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट नियम है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका हम ऊष्मागतिक वितरण के नियम की ऊष्मागति की व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊष्मागति की व्युत्पत्ति के बारे में एग्ज़ाम में, परीक्षा में प्रश्न आता है
कि नष्ट के वितरण के नियम की ऊष्मागति की व्युत्पत्ति कीजिए। तो हम ये मानते हैं कि दो अमिश्रणीय द्रव हैं ए और बी जो संपर्क में रखे हुए हैं, और कोई विलय एक्स है जो विलयन में जो कि विलय वितरित होता है। तो जब वो वितरित होता है तो वो दोनों विलायकों में, ठीक है, वे एक रासायनिक विभव उत्पन्न करता है। तो रासायनिक विभव की इक्वेशन याद रखिएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो केमिकल पोटेंशियल प्लस आर टी एल एन ए। ये एक वेल नोन इक्वेशन है जो केमिकल पोटेंशियल के बारे में बताती है बच्चों, ना, कि अगर कोई विलय कितना केमिकल पोटेंशियल देगा, म्यू बराबर म्यू जीरो आर टी एल एन ए। म्यू को हम रासायनिक विभव, म्यू जीरो को मानक रासायनिक विभव कहते हैं तथा ए को सक्रियता कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अगर हम ये माने कि जो विलय जो वितरित हुआ है दोनों विलायकों में, वे म्यू1 और म्यू2 विलय वितरित होने के बाद यदि म्यू1 और म्यू2 उनके रासायनिक विभव आते हों उन विलायकों में, तो हम उनको इस तरीके से म्यू1 और म्यू2 रासायनिक विभव उत्पन्न होते हों तो हम लिख सकते हैं आर टी एल एन ए वन, जहाँ पर ए वन जो होती है वो विलय की जो है एक विलायक में सक्रियता, और म्यू1 एक विलायक में उसका रासायनिक विभव, दूसरे विलायक में रासायनिक विभव म्यू2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू1 या म्यू1 जीरो, यहाँ म्यू2 इज इक्वल टू म्यू2 जीरो प्लस आर टी एल एन ए टू, जहाँ पर दूसरे विलायक में विलायक की सक्रियता A2 है। तो A1 A2 सक्रियता है, म्यू1 म्यू2 उनके रासायनिक विभव हैं, ठीक है, और म्यू1 जीरो और म्यू2 जीरो उनके मानक रासायनिक विभव हैं, ठीक है ना। तो जब रासायनिक जब साम्य स्थापित होता है, यानी कि दोनों विलायकों में विलय के वितरण की जो गतियां समान हो जाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। या फिर जब गतिक साम्य स्थापित होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों विलय जो है, दोनों के जो रासायनिक पोटेंशियल है, जो केमिकल पोटेंशियल है, रासायनिक विभव, वो भी समान हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2, ठीक है। तो अगर ताप स्थिर हो और दाब भी स्थिर हो तो दोनों विलायकों में विलय के रासायनिक विभवों के मान समान हो जाते हैं, है ना। यानी कि स्थिर ताप दाब पर हम लिख सकते हैं म्यू1 इक्वल टू म्यू2, और इससे हम ये जो दोनों इक्वेशन है, इन इक्वेशन से हम एक संबंध निकालते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू1 जीरो इक्वल टू म्यू1 जीरो प्लस आर टी एल एन ए वन इक्वल टू म्यू2 जीरो प्लस आर टी एल एन ए टू, ठीक है, इस तरीके से। या फिर हम इसको जो है हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है ना, पक्षांतरण करते हैं हम इसका, तो हम इसको ले सकते हैं एल एन ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू म्यू2 जीरो माइनस म्यू1 जीरो अपॉन आर टी, ठीक है। इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना पक्षांतरण करने के बाद। अब देखो यहाँ पर कि किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का मानक रासायनिक विभव जो होता है ना, म्यू2 और जीरो और म्यू1 जीरो, ये स्थिर होते हैं, है ना, और आर भी स्थिर होता है। तो ताप स्थिर है, आर स्थिर है, तो म्यू2 जीरो माइनस म्यू1 जीरो, देखो ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो इस इक्वेशन का जो ये आर एच एस है वो कांस्टेंट होगा, है ना, ये आर एच एस कांस्टेंट होगा स्थिर ताप पर। तो हम क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर म्यू2 जीरो माइनस म्यू1 जीरो अपॉन आर टी का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, क्योंकि आर भी स्थिर होगा, ठीक है ना, ये मान स्थिर होगा, ठीक है। तो जब ये स्थिर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। जब एल एन ए वन बाई ए टू कॉन्स्टेंट होगा तो ए वन बाई ए टू भी क्या होगा, ए वन बाई ए टू भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अब हाँ, निश्चित ताप पर, ठीक है, तो A1 और A2 जो होती है वो सक्रियताएं होती है। चूंकि विलयन अति तनु मानते हैं अपन, तनु विलयनों को ही लेते हैं यहाँ, और आदर्श विलयन के लिए इनकी सक्रियता का अनुपात लगभग इनकी सांद्रताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं A1, ठीक है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए A1 बाई A2 इक्वल टू C1 बाई C2, और इसको हम लिख सकते हैं KD को हम क्या बोलते हैं, KD को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट, ठीक है ना।
तो के डी या फिर के, C1/C2 इज इक्वल टू के। तो इस तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर जो है दोनों स्थिर ताप पर दोनों विलायकों में जो विलय है उसकी सांद्रताओं का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। इसी को हम वितरण का नियम कहते हैं। ठीक है। और यदि हमें एक विलायक में सांद्रता पता हो और वितरण गुणांक पता हो तो हम दूसरे विलायक में जो है सांद्रता हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। अब वितरण के नियम की कुछ सीमाएं, जैसे वितरण के नियम की कुछ सीमाएं, जैसे ताप जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है ना। और विलय द्वारा विलायकों की परस्पर विलयता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। दोनों विलायकों में समान आणविक अवस्था में रहना चाहिए। ठीक है ना। पारस्परिक विलयता जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम इसकी लिमिटेशन ध्यान में रखकर वितरण के नियम का अध्ययन हम कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, ताप स्थिर होना चाहिए, विलय द्वारा विलायक की परस्पर विलयता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, दोनों विलायकों में विलय समान आणविक अवस्था में रहना चाहिए। ये इसकी जो है कुछ सीमाएं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों। ये डेरिवेशन आपके समझ में आया होगा। क्या नाम इस डेरिवेशन का? वितरण के नियम की ऊष्मागतिकी व्युत्पत्ति, जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। धन्यवाद।